हेलो एवरीवन। बिहार का एग्ज़ाम हो और बिहार के बजट से क्वेश्चन नहीं आए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। आप लोग बातों को समझा करो और पढ़ लो इसे। इस वीडियो में हम एडिटोरिया के करेंट अफेयर मैगजीन से बिहार बजट 2022-23 के बारे में पढ़ेंगे। इसमें दिए गए इम्पोर्टेंट डाटाज, इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को याद करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, एक बात और, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें। 28 फरवरी 2022 को बिहार के उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने बिहार विधानमंडल में वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 2,37,691 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। पहला डाटा तो यहीं से इम्पोर्टेंट मिल रहा है। कितने का बजट पेश किया गया इस बार? 2,37,691 करोड़ रुपया। याद ही कर लो इसे, कितना? 2,37,691 करोड़ रुपये का बजट पेश किया गया था इस बार। यह बजट पिछले साल के बजट 2021-22 से 19,000 करोड़ रुपये ज़्यादा है। इस नए वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार का विकास दर 9.7% रहने का अनुमान लगाया गया है। कितने का अनुमान लगाया गया है? 9.7% बिहार का विकास दर रहेगा, ऐसा अनुमान लगाया गया है। 2020-21 में मात्र यह 2.5% रही। मतलब बिहार की विकास दर 2020-21 में कितने प्रतिशत रही? 2.5% रही। 2022-23 में विकास दर रहने का कितना अनुमान लगाया गया है? तो 9.7% अनुमान लगाया गया है। ये दोनों डाटा जो है इम्पोर्टेंट है, दोनों फैक्ट इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखिए प्लीज़। बिहार इस वर्ष भी देश में सबसे ज़्यादा आर्थिक वृद्धि दर प्राप्त करने वाला राज्य रहा। ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, इसका फ़ायदा भी तो लोगों को होना चाहिए ना। पिछले कुछ वित्तीय वर्ष में राज्य का सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर, वित्तीय वर्ष बिहार के जीएसडीपी में वृद्धि 2022-23 में 9.7% वृद्धि दर रहने का अनुमान लगाया गया है। विकास दर 9.7% रहने का अनुमान लगाया गया है 2022-23 में। भारत के जीडीपी 2022-23 में 9.2% बढ़ने का अनुमान लगाया गया है। भारत के जीडीपी में कितनी की बढ़ोतरी होने के चांसेस हैं? 9.2% की। और बिहार के जीडीपी का विकास दर कितना रहने का अनुमान है? 9.7% रहने का अनुमान है। 2021-22 में कितना अनुमान लगाया गया था? 9.8% विकास दर रहने का अनुमान लगाया गया था, लेकिन रहा कितना? 2020-21 में कितना रहा? तो 2020-21 में 2.5% रहा। ये दोनों इम्पोर्टेंट, तीन डाटा यहाँ से इम्पोर्टेंट है। बिहार के विकास दर कितना रहने का अनुमान लगाया गया है 2022-23 में? 9.7%। भारत का विकास दर रहने का कितना अनुमान लगाया गया है 2022-23 में? 9.2%। 2020-21 में बिहार का विकास दर कितना रहा? 2.5% रहा। पिछले वित्तीय वर्ष में 9% बढ़ा बजट का आकार। पिछले वित्तीय वर्ष से 9% बढ़ा बजट का आकार। 2021-22 में कितना रहा? 2.18 लाख करोड़ रहा था। 2022-23 में कितना बढ़ करके हो गया? 2.37 लाख करोड़ हो गया। कितना रहा? 2.37 लाख करोड़ रहा। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्ट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। योजना मद में कितना 2021-22 में रहा? 1,518 करोड़। 2022-23 में कितना रहा? 1,230 करोड़ रुपया रहा। गैर योजना मद में 2021-22 में 1,17,783 करोड़ रहा और 2022-23 में 1,37,460 करोड़ रहा। कुल 2,37,691.19 करोड़ रुपये का बजट पेश किया गया था और इस 2,37,691.19 करोड़ रुपये में से 1,91,956.67 करोड़ रुपये राजस्व व्यय यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होने का अनुमान है। इतना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। कितना? 1,91,956.67 करोड़ रुपये का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। ये कुल व्यय का 80.76% है। टोटल जो एक्सपेंडिचर होगा उसका 80.76% रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। पूंजीगत व्यय यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना होगा?
45,734.52 करोड़ रुपये। ये कुल व्यय का 19.24% है। कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना होगा? 45,734.52 करोड़ रुपया होगा। ये टोटल एक्सपेंडिचर का 19.24% है। कुल प्राप्तियां कितना होने का अनुमान है? तो 2,37,891.9 करोड़ रुपये कुल प्राप्तियां होने का अनुमान है। कितना? 2,37,891.94 करोड़ रुपये, जिसमें से राजस्व प्राप्तियां जो होगी यानी रेवेन्यू रिसिप्ट जो होगा वो होगा 1,96,704.51 करोड़ रुपये। रेवेन्यू रिसिप्ट जो होगा वो होगा 1,96,704.51 करोड़ रुपये। और कैपिटल रिसिप्ट कितना होगा? पूंजीगत प्राप्तियां कितनी होगी? 41,187.43 करोड़ रुपये पूंजीगत प्राप्तियां होंगी। 41,187.43 करोड़ रुपये। कैपिटल रिसिप्ट 41,187.43 करोड़ रुपीज। राजस्व बचत रेवेन्यू सरप्लस कितना रहने वाला है? रेवेन्यू सरप्लस रहने वाला है, रेवेन्यू डेफिसिट रहने वाला नहीं है। रेवेन्यू सरप्लस मतलब राजस्व प्राप्तियां माइनस राजस्व व्यय, यानी रेवेन्यू रिसिप्ट माइनस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये कितना है? 1,96,704.51 करोड़ में से घटाया गया है, सब्ट्रैक्ट किया गया है 1,91,956.67 करोड़। इसमें से यदि हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, घटाते हैं, तो आता है 4,747.84 करोड़ रुपये, जो बिहार के जीएसडीपी का 0.64% है। मतलब ये रहा कि रेवेन्यू सरप्लस बिहार के जीएसडीपी का कितना परसेंट रहने का अनुमान है? 0.64% रहने का अनुमान है। वर्ष 2005-06 से वर्ष 2018-19 तक राज्य में कुल राजस्व बचत यानी रेवेन्यू सरप्लस 75,043 करोड़ रुपये हुई है। यानी रेवेन्यू सरप्लस स्टेट रहा है बिहार। कब से? 2005-06 से लेकर के 2000 अभी तक 2018-19 तक कुल 75,043 करोड़ रुपये की बचत भी हुई है, राजस्व बचत। राजकोषीय घाटा फिस्कल डेफिसिट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये होता है कुल गैर ऋण व्यय माइनस कुल गैर ऋण आय। ये कितना रहने का अनुमान है? 25,885.1010 करोड़ रुपये, यानी 25,885.1 करोड़ रुपये का रहने का अनुमान है फिस्कल डेफिसिट यानी राजकोषीय घाटा, जो जीएसडीपी का 3.47% है। जीएसडीपी का 3.47% रहेगा फिस्कल डेफिसिट। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि फिस्कल डेफिसिट यानी राजकोषीय घाटा कितना रहने वाला है जीएसडीपी का। तो ये जीएसडीपी का 3.47% रहने वाला है, यानी जीएसडीपी का 3.4% रहने वाला है फिस्कल डेफिसिट। बजट के कुल व्यय में स्कीम व्यय का हिस्सा कितना रहने वाला है? 1,230.25 करोड़ रुपये। स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय का हिस्सा कितना रहने वाला है? 1,37,460.94 करोड़ रुपये। कुल कितने हो गए? 2,37,691.19 करोड़। ये उतना इम्पोर्टेंट फैक्ट नहीं है। ये जीएसडीपी का कितना फिस्कल डेफिसिट रहने वाला है, ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है। रुपया कहाँ से आता है? टॉप 3 मद। केंद्रीय करों में राज्य के हिस्से से 46% आता है। केंद्रीय करों में राज्य के हिस्से से कितना प्रतिशत आता है? 46% आता है। केंद्र सरकार के सहायता अनुदान से कितना प्रतिशत आता है? 30%। राज्य का अपना राजस्व से कितना प्रतिशत? 21%। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, केंद्रीय करों में राज्य के हिस्से से रुपया आता है 46%, केंद्र सरकार के सहायता अनुदान से 30%, राज्य का अपना राजस्व से 21%। रुपया कहाँ जाता है? टॉप 3 मद। सामाजिक सेवाओं पर 41% खर्च होता है, सामान्य सेवाओं पर 28%, आर्थिक सेवाओं पर 25%। इस तरीक़ा से हम देखें तो बिहार सरकार सामाजिक सेवाओं पर सबसे ज़्यादा खर्च करती है। टोटल एक्सपेंडिचर का 41% सामाजिक सेवाओं पर खर्च होता है। बिहार बजट 2022-23 में विकास के लिए 6 सूत्र तय किए गए हैं।
बजट 2022-23 में स्वास्थ्य पे 16,134.39 करोड़ रुपए खर्च होने वाला है। इसका प्रावधान किया गया है। स्वास्थ्य सेवाओं पे कितना प्रावधान किया गया है? 16,134.39 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। शिक्षा पर कितना खर्च होने वाला है? 39,191.87 करोड़ रुपए शिक्षा पर खर्च होने वाला है। फिर मैं रिपीट करता हूँ, शिक्षा पर 39,191.87 करोड़ रुपए खर्च होने वाला है। उद्योग में निवेश पे कितना? 1643.74 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र के लिए कितना प्रावधान है? 7,712.30 करोड़ रुपये, 7,000 यानी 7,712.3 करोड़ रुपये खर्च होने वाला है कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र पे। इसका आवंटन किया गया है। आधारभूत संरचना पर कितना आवंटन किया गया है? 29,749.64 करोड़ रुपए का आवंटन आधारभूत संरचना के विकास पे खर्च होने वाला है। ग्रामीण एवं शहरी दोनों ही क्षेत्रों के आधारभूत संरचना पर 29,749.64 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। इतना खर्च होने वाला है। कल्याण, विभिन्न वर्गों के कल्याण पर कितना खर्च होने वाला है? कितना आवंटन किया गया है? 12,375.07 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है विभिन्न वर्गों के कल्याण के लिए। इस तरीक़ा से हम देखें तो ये 6 जो सूत्र तय किए गए हैं, इसमें सबसे ज़्यादा जो खर्च होने वाला है वो शिक्षा पर होने वाला है। 39,191.87 करोड़ रुपये सबसे ज़्यादा आवंटन शिक्षा के लिए किया गया है। 39,191.87 करोड़ रुपये बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इन 6 सूत्र के आधार पर सरकार स्कूली शिक्षा को बेहतर बनाना चाहती है। इसलिए इन 6 सूत्र में शिक्षा और आधारभूत संरचना इंफ्रास्ट्रक्चर पर सबसे अधिक पैसे खर्च करना चाहती है। इस बजट के तहत राज्य में निजी निवेश एवं उद्योग को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, स्टार्टअप नीति इत्यादि लागू किया गया है राज्य सरकार के द्वारा। इथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2021 के तहत 151 इथेनॉल उत्पादन उद्योग स्थापित की जा रही है। इथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2021 के तहत कितने इथेनॉल उत्पादन उद्योग स्थापित किए जा रहे हैं? 151 इथेनॉल उत्पादन उद्योग स्थापित किए जा रहे हैं। इसे भी याद रखें। संपूर्ण बिहार बजट टू द पॉइंट। वित्तीय वर्ष 2020-21 में बिहार का कृषि विकास दर 3.7% रहा। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। कृषि का विकास दर कितना रहा? 3.7% रहा 2020-21 में। फिर मैं रिपीट करता हूँ, वित्तीय वर्ष 2020-21 में बिहार के कृषि का विकास दर रहा 3.7%। वर्ष 2021 के मई महीना में किस तूफान के कारण बिहार के 16 जिलों के 102 प्रखंडों में 73,085 हेक्टेयर में फसल क्षति हुई? यास तूफान से। बिहार बजट के अनुसार पहली बार दलहन एवं तिलहन बीज का मिनी किट का वितरण किस वर्ष किया गया? 2021 में। वर्ष 2021 में पहली बार बिहार से 1000 किलो शाही लीची और 500 किलो आम लंदन निर्यात किया गया। वर्ष 2021 में 750 किलो शाही लीची दुबई भी निर्यात किया गया। बिहार के किस जिले में जैविक कॉरिडोर की स्थापना की गई? गंगा नदी के दोनों किनारे के जिलों में जैविक कॉरिडोर की स्थापना की गई। बिहार में किसानों को जैविक प्रशिक्षण के साथ साथ जैविक खेती के प्रोत्साहन के लिए 11,500 रुपये प्रति एकड़ की आर्थिक सहायता दी जाती है। फिर मैं रिपीट करता हूँ, इम्पोर्टेंट फैक्ट है। बिहार में किसानों को जैविक प्रशिक्षण के साथ साथ जैविक खेती के प्रोत्साहन के लिए 11,500 रुपये प्रति एकड़ की आर्थिक सहायता दी जाती है। कितने की सहायता दी जाती है? 11,500 रुपये प्रति एकड़ की सहायता दी जाती है बिहार में जैविक खेती करने के लिए। बिहार बजट के अनुसार किस जिला में गोबर एवं फसल अवशेष देने वाले परिवार को गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने का मॉडल शुरू किया गया है? मधुबनी जिला में। उस मॉडल का नाम है सुखेत मॉडल। प्रधानमंत्री ने भी मन की बात कार्यक्रम में मधुबनी के सुखेत मॉडल की चर्चा की, इसलिए ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है। बिहार बजट के अनुसार किस जिला में गोबर एवं फसल अवशेष देने वाले परिवार को गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने का मॉडल शुरू किया गया है? मधुबनी जिला में। उस मॉडल का नाम है सुखेत मॉडल।
मधुबनी जिला में सुखेत मॉडल शुरू किया गया है। इसके तहत गोबर एवं अवशेष किसान देंगे, बदले में उन्हें गैस सिलेंडर दिया जाएगा। बिहार बजट 2021-22 के अनुसार राज्य में कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से किस महाविद्यालय को स्वीकृति प्रदान की गई है? तो 3 महाविद्यालय खुलने वाले हैं। कृषि अभियंत्रण महाविद्यालय आरा में खुलने वाला है, कृषि जैव प्रौद्योगिकी महाविद्यालय सबौर भागलपुर के सबौर में खुलने वाला है, कृषि व्यवसाय प्रबंधन महाविद्यालय पटना में खुलने वाला है। कितने महाविद्यालय खुलने वाले हैं? कृषि अभियंत्रण महाविद्यालय आरा, कृषि जैव प्रौद्योगिकी महाविद्यालय भागलपुर के सबौर में, कृषि व्यवसाय प्रबंधन महाविद्यालय पटना में। भूमि एवं जल संरक्षण कार्यक्रमों के तहत 7 निश्चय पार्ट 2 कार्यक्रम के अंतर्गत 30 फीट तक के 361 पक्का चेक डैम का निर्माण किया जाएगा। राज्य के सभी 189 लाख पशुओं की पहचान हेतु दिसंबर 2021 में ईयर टैगिंग किया गया। वित्त वर्ष 2021-22 में कितने दूध सहकारी समितियों का गठन कॉम्फेड पटना द्वारा किया जा रहा है? 1000। बिहार बजट 2021-22 में चर्चा में रहा पोषक सुधा क्या है? पोषक सुधा ये दूध चूर्ण है, दूध का पाउडर है। क्या? पोषक सुधा दूध का पाउडर है। लॉकडाउन के समय आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों को पोषक सुधा होम डिलीवरी के रूप में उपलब्ध कराया गया था। वर्ष 2020-21 में बिहार में मत्स्य उत्पादन कुल 6.83 लाख मीट्रिक टन हो गया। कितना हो गया मत्स्य उत्पादन? 6.83 लाख मीट्रिक टन। मत्स्य के उत्पादन में बिहार का स्थान भारत में चौथा है। मत्स्य उत्पादन में, मछली उत्पादन में बिहार जो है चौथे स्थान पर है। बिहार में प्रति व्यक्ति मत्स्य की उपलब्धता 9.6 किलोग्राम है। बिहार में प्रति व्यक्ति मछली की उपलब्धता 9.6 किलोग्राम है। देसी गोवंश के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु गोवंश विकास संस्थान की स्थापना कहाँ की जाएगी? बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय पटना में की जाएगी। देसी गोवंश के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु गोवंश विकास संस्थान की स्थापना किसकी? गोवंश विकास संस्थान की स्थापना जो नया खुलने वाला है बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय पटना में, उसमें की जाएगी। बिहार राज्य के फसल सहायता योजना पोर्टल किसका, कौन सा है ये? फसल सहायता योजना पोर्टल को कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा ई गवर्नेंस के लिए अवार्ड ऑफ एक्सेलेंस प्रदान किया गया। इम्पोर्टेंट फैक्ट है, फिर मैं रिपीट करता हूँ। बिहार के फसल सहायता योजना पोर्टल को कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा ई गवर्नेंस के लिए अवार्ड ऑफ एक्सेलेंस प्रदान किया गया। अवार्ड ऑफ एक्सेलेंस किसको मिला? बिहार के फसल सहायता योजना पोर्टल को मिला। किसके द्वारा दिया गया? कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा। किस क्षेत्र में मिला? ई गवर्नेंस के क्षेत्र में मिला। किस जिले में कमला नदी पर बराज के निर्माण कार्य की जानकारी बिहार बजट 2021-22 में दी गई है? तो मधुबनी के जयनगर में बनने वाला है। गंगा उद्वह योजना एवं जल जीवन हरियाली अभियान के तहत राजगीर, गया, बोधगया एवं नवादा के शहरों में गंगा के पानी को पाइपलाइन के सहारे पेयजल उपलब्ध कराई जाएगी। इस पाइपलाइन की कुल लंबाई 150.58 किलोमीटर है। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, गंगा उद्वह योजना, कौन सा योजना? गंगा उद्वह योजना एवं जल जीवन हरियाली अभियान के तहत राजगीर, गया, बोधगया एवं नवादा शहरों में गंगा के पानी को पाइपलाइन के सहारे पेयजल उपलब्ध करवाई जाएगी। कहाँ कहाँ उपलब्ध कराई जाएगी पेयजल? राजगीर, गया, बोधगया एवं नवादा में। किस स्कीम के तहत? गंगा उद्वह योजना एवं जल जीवन हरियाली अभियान के तहत। किस नदी में पूरे वर्ष जल की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु बजट में 266.5 करोड़ रुपये की रबर डैम बनवाने का प्रावधान किया गया है? तो गया के विष्णुपद मंदिर के पास फल्गु नदी में रबर डैम बनवाया जाएगा। कहाँ पे रबर डैम बनवाया जाएगा? गया के विष्णुपद मंदिर के पास फल्गु नदी पे रबर का डैम बनवाया जाएगा। बिहार बजट के अनुसार किस योजना के तहत बिहार के सभी ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल की आपूर्ति कराई जाएगी? तो मुख्यमंत्री पेयजल निश्चय योजना। 15वें वित्त आयोग के अनुशंसा के तहत वित्तीय वर्ष 2021-22 से वित्तीय वर्ष 2025-26 तक बिहार राज्य के त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के लिए
टायर्ड एंड अनटायर्ड के रूप में 19,561 करोड़ रुपये अनुदान की राशि अनुशंसित की गई है। वित्तीय वर्ष 2021-22 से वित्तीय वर्ष 2025-26 तक के लिए पंचायती राज विभाग को स्वास्थ्य प्रक्षेत्र हेल्थ सेक्टर में कुल 4802.88 करोड़ रुपये अनुशंसित की। बिहार में वर्तमान में 6वां राज्य वित्त आयोग कार्यरत है। वर्तमान में बिहार में कौन सा आयोग? 6th फाइनेंस कमीशन अभी कार्य कर रहा है। बिहार के पंचायत आम चुनाव 2021 में पहली बार बायोमेट्रिक प्रणाली की व्यवस्था की गई। मनरेगा के तहत वर्ष 2021-22 के लिए बिहार में 20 करोड़ मानव दिवस के सृजन के लक्ष्य रखा गया था, जिसमें जनवरी 2022 तक 12.01 करोड़ मानव दिवस सृजित हुआ। इसमें महिलाओं की भागीदारी 54.2% रही। केंद्र प्रायोजित स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के समानांतर बिहार राज्य में कौन सी योजना चल रही है? लोहिया स्वच्छता योजना चल रही है बिहार राज्य में। लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान द्वितीय चरण के अंतर्गत राज्य के 210 प्रखंडों में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन अधोसंरचना इकाई की स्थापना का लक्ष्य है। जीविका द्वारा अब तक कुल कितने स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया है? 10.3 लाख। बिहार बजट 2022-23 के अनुसार 10.31 लाख स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया है। किसके द्वारा? जीविका के द्वारा। कॉम्फेड के साथ समन्वय कर जीविका दीदियों ने डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी का गठन किया है। किसके साथ समन्वय कर? कॉम्फेड के साथ समन्वय कर जीविका दीदियों ने डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी का गठन किया है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में गैर कृषि गतिविधि के 1.5 लाख परिवारों को इससे लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है। बिहार बजट 2022-23 के अनुसार जीविका दीदियों द्वारा दीदी की रसोई, कौन सा? दीदी की रसोई का संचालन किस विभाग के सहयोग से कराया जा रहा है? स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से कराया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से कुल 51 दीदी की रसोई खोला गया एवं वित्तीय वर्ष 2022-23 में 9 और दीदी की रसोई खोलने का लक्ष्य रखा गया है। कितना खोला गया है? 2021-22 में 51 दीदी की रसोई खोला गया है और इस साल के बजट 2022-23 के बजट में 9 और दीदी की रसोई खोलने का लक्ष्य रखा गया है। बिहार बजट के अनुसार ग्रामीण युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना का क्रियान्वयन किसके द्वारा किया जा रहा है? जीविका द्वारा किया जा रहा है। किस चीज़ का किया जा रहा है? दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना का क्रियान्वयन जीविका के द्वारा किया जा रहा है। किसके लिए किया जा रहा है? ग्रामीण युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए। वित्तीय वर्ष 2022-23 में इस योजना के तहत कुल 12,000 युवाओं को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया। किस योजना के तहत? दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत, जिसका संचालन जीविका द्वारा किया जा रहा है। इसके तहत कुल 12,000 युवाओं को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है 2022-23 में। बिहार बजट के अनुसार बिहार के कुल कितने प्रखंडों में सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र का निर्माण किया जा रहा है? 101 प्रखंडों में किया जा रहा है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 रिपोर्ट में सर्वश्रेष्ठ गंगा टाउन टॉप 10 रैंकिंग में बिहार के कितने शहर हैं? 5 शहर हैं। कौन कौन? पटना, हाजीपुर, छपरा, मुंगेर और बेगूसराय। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 रिपोर्ट में सर्वश्रेष्ठ गंगा टाउन टॉप 10 रैंकिंग में बिहार के 5 शहर हैं, पटना, हाजीपुर, छपरा, मुंगेर और बेगूसराय। इसे याद रखें। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 रिपोर्ट के अनुसार बिहार के किस शहर को GFC कैटेगरी में 1 स्टार रैंकिंग प्राप्त हुआ है? तो सुपौल को प्राप्त हुआ है। बिहार बजट 2022-23 के अनुसार कितने नगर निकायों को ODF प्लस घोषित किया जा चुका है? 24। 118 नगर निकाय ODF प्लस की ओर अग्रसर हैं। 24 शहर नगर निकाय ODF घोषित किए जा चुके हैं। 118 नगर निकाय ODF प्लस की ओर अग्रसर हैं। इन 118 नगर निकायों में कचरे से कंपोस्ट तैयार किया जा रहा है। किस योजना के तहत बिहार के सभी जिला मुख्यालय में सौदाह गृह का निर्माण कराया जा रहा है? तो मोक्ष धाम योजना के तहत।
बिहार के सभी 142 नगर निकायों में सम्राट अशोक भवन का निर्माण करवाया जाएगा। अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन अमृत योजना के तहत बिहार के किस नगर निगम में कार्यान्वित की जाएगी ये योजना? तो 1 लाख से अधिक आबादी वाले 12 नगर निगम में कार्यान्वित की जाएगी। कौन सी योजना? अमृत योजना। अमृत का मतलब क्या होता है? अटल नवीकरण ये और शहरी परिवर्तन मिशन। अमृत अर्बन 2.0 का शुभारंभ 1 अक्टूबर 2021 को किया गया, जिसके अंतर्गत सभी नगर निकायों में जलापूर्ति और पार्क योजना बनेंगे। अमृत अर्बन 2.0 का शुभारंभ कब किया गया? 1 अक्टूबर 2021 को शुरू किया गया। स्मार्ट सिटी मिशन में बिहार के कितने शहर शामिल किए गए हैं जिन पर लगातार कार्य जारी है? तो 4 शामिल किए गए हैं, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पटना एवं बिहार शरीफ। स्मार्ट सिटी मिशन में बिहार के 4 शहर शामिल किए गए हैं, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पटना एवं बिहार शरीफ। बिहार बजट 2022-23 के अनुसार राज्य का हरित आवरण कितना हो गया है? कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 15% हो गया है हरित आवरण। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। बिहार बजट 2022-23 के अनुसार राज्य का हरित आवरण कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 15% हो गया है। जल जीवन हरियाली अभियान के अंतर्गत वर्ष 2021-22 में कुल कितना करोड़ पौधे का रोपण लक्ष्य निर्धारित किया गया था? पौधारोपण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था 5 करोड़। जनवरी 2022 तक कुल 387 लाख पौधे का रोपण किया जा चुका है। बिहार बजट के अनुसार मुख्यमंत्री निजी पौधशाला योजना के अंतर्गत कुल कितना पौधशाला इकाइयां स्थापित की जाएगी? 365 की जाएगी, जिसमें से 210 इकाइयां जीविका दीदी तथा 155 इकाइयां कृषकों को आवंटित की जाएंगी। इस योजना के तहत कुल 73 लाख पौधे उगाए जाएंगे। बिहार में प्रवासी पक्षियों के लिए प्रथम बर्ड रिंगिंग एंड मॉनिटरिंग स्टेशन की स्थापना हेतु किसके साथ समझौता किया गया है? बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के साथ किया गया। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बिहार में प्रवासी पक्षियों के लिए प्रथम बर्ड रिंगिंग एंड मॉनिटरिंग स्टेशन की स्थापना के लिए बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के साथ एक समझौता किया गया है। बिहार बजट 2022-23 के अनुसार बिहार में पहली बार पक्षी महोत्सव का आयोजन भागलपुर जिले में किया गया। बिहार में प्रथम राजकीय पक्षी महोत्सव कलरव का आयोजन 15 से 17 जनवरी 2022 को कहाँ किया गया? जमुई जिले के नागी नकटी पक्षी अभ्यारण्य में किया गया। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, दोनों इंपॉर्टेंट फैक्ट है। पहली बार पक्षी महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? भागलपुर जिले में किया गया। अब बिहार में प्रथम राजकीय पक्षी महोत्सव कलरव का आयोजन कब किया गया? 15 से 17 जनवरी 2022 के बीच किया गया। कहाँ किया गया? जमुई जिले के नागी नकटी पक्षी अभ्यारण्य में किया गया। बिहार बजट 2022-23 के अनुसार 400 एकड़ के जू सफारी का निर्माण राजगीर के किस पहाड़ियों के घाटी क्षेत्र में किया गया? तो स्वर्णगिरी तथा वैभवगिरी पहाड़ियों के घाटी क्षेत्र में किया गया। जू सफारी के 500 हेक्टेयर वन क्षेत्र में नेचर सफारी की भी स्थापना की गई। नेचर सफारी में कितने मीटर के ग्लास सस्पेंशन ब्रिज लगाया गया है? 40 मीटर का। वर्ष 2020 में बिहार का पहला और देश का 38वां रामसर साइट कौन घोषित किया गया? बेगूसराय का कांवरताल। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, 2020 में बिहार का पहला रामसर साइट बेगूसराय का कांवरताल को घोषित किया गया और ये भारत का 38वां रामसर साइट रहा। बजट 2022-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में 2 नई योजना मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना को कब से लागू की गई? 18 जून 2021 से लागू की गई थी। फिर से मैं रिपीट करता हूं, बजट 2022-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में 2 नई योजना चलाई गई। कौन कौन से? मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना। इसकी शुरुआत कब की गई? 18 जून 2021 से की गई। स्थायी और वैकल्पिक ईंधन को प्रोत्साहित करने तथा जीवाश्म ईंधन तेल के आयात को कम करने के उद्देश्य से बिहार सरकार ने इथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2021 कब से लागू किया?
17 मार्च 2021 से लागू किया। फिर मैं रिपीट करता हूँ, स्थायी और वैकल्पिक ईंधन को प्रोत्साहित करने तथा जीवाश्म ईंधन तेल के आयात को कम करने के उद्देश्य से बिहार सरकार ने इथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2021 को 17 मार्च 2021 से लागू किया। 17 मार्च 2021 से इथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2021 लागू हुआ। बिहार के किस जिले में इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर IMC की स्थापना किया जाएगा? तो गया जिले के डोभी अंचल में किया जाएगा। इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर की स्थापना गया जिले के डोभी अंचल में किया जाएगा। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2021 बिहार के तरफ से बिहार उद्योग विभाग ने भागीदारी की। इसमें उद्योग विभाग बिहार सरकार को इस मेले में स्वर्ण पदक मिला, स्वर्ण पदक से नवाजा गया। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2021 में उद्योग विभाग बिहार सरकार को स्वर्ण पदक से नवाजा गया। बिहार बजट के अनुसार खादी मॉल पटना की तर्ज पर गया, मुजफ्फरपुर एवं राज्य के अन्य शहरों में खादी मॉल का निर्माण किया जाएगा। पटना के गांधी मैदान के पास में है खादी मॉल। इसी की तर्ज पर गया, मुजफ्फरपुर तथा अन्य शहरों में भी खादी मॉल की स्थापना की जाएगी, खादी मॉल का निर्माण किया जाएगा। बीटेक एवं एमटेक कोर्स प्रारंभ करने हेतु इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल टेक्नोलॉजी की स्थापना कहाँ की जाएगी? बिहटा में की जाएगी। किसकी स्थापना की जाएगी? इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल टेक्नोलॉजी की स्थापना बिहटा में की जाएगी, जहाँ पे बीटेक एवं एमटेक की पढ़ाई होगी। किसके सहयोग से की जाएगी? सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, जिसको सीपेट कहा जाता है। इसका मुख्यालय चेन्नई में है। इसकी सहायता से पटना के बिहटा में इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल टेक्नोलॉजी की स्थापना की जाएगी, जहां बीटेक एवं एमटेक कोर्स का संचालन किया जाएगा। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत बिहार के गर्भवती महिलाओं को कितनी राशि भुगतान की जाती है? 5,000 रुपये 3 किस्तों में भुगतान की जाती है। 5,000 रुपये दी जाती है 3 किस्तों में। किसको? बिहार के गर्भवती महिलाओं को। किस स्कीम के तहत? प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत। परवरिश योजना के तहत 0 से 18 वर्ष के बच्चों को कितनी आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है? 1,000 रुपये प्रति माह। मुख्यमंत्री SC/ST छात्रावास अनुदान योजना के तहत कितना रुपया प्रति माह की दर से SC/ST छात्र छात्राओं को छात्रावास अनुदान का लाभ दिया जाएगा? 1,000 रुपये प्रति माह। मद्य निषेध लागू होने के बाद वैसे लोग जो शराब व्यवसाय से जीवन यापन कर रहे थे, उनके लिए सरकार कौन सी योजना लागू की है? सतत जीविकोपार्जन योजना लागू की है। इस योजना के अंतर्गत रोजगार हेतु 60,000 से 1 लाख तक का आर्थिक सहायता दी जा रही है। किसको दी जा रही है? वैसे लोग जो पहले अपना जीविकोपार्जन शराब व्यवसाय से चला रहे थे, उनके लिए सतत जीविकोपार्जन योजना बिहार सरकार ने लागू की है और इसके तहत 60,000 से 1 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी, लोन दिया जाएगा, ताकि वे दूसरा अपना व्यवसाय शुरू कर सकें। राज्य के नागरिकों के आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक हितों को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा राज्य में 1 अप्रैल 2016 से देसी शराब एवं 5 अप्रैल 2016 से विदेशी शराब पर प्रतिबंध लगाकर संपूर्ण राज्य में पूर्ण शराबबंदी लागू किया गया है। यदि कोई तिपहिया वाहन टैक्सी महिला के नाम पर निबंधित होना है और उसका चालान स्वयं उस महिला या अन्य महिला के द्वारा किया जाता है, तो इसके लिए वाहन कर में कितने प्रतिशत छूट दी जाएगी? 100% की छूट दी जाएगी। यदि कोई तिपहिया वाहन किसी महिला के नाम पर रजिस्टर्ड है तो उसको वाहन कर में 100% की छूट दी जाती है। ई रिक्शा, ई कोड के परिचालन को बढ़ावा देने हेतु बैटरी चालित यान या इलेक्ट्रिक वाहन को किसी भी व्यक्ति के लिए कुल कर में कितने प्रतिशत की छूट दी जा रही है? 50%। इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक टेम्पो, इलेक्ट्रिक ऑटो जो लोग चला रहे हैं, उनको वाहन कर में कुल 50% की छूट दी जा रही है। बिहार बजट 2022-23 के अनुसार वैसे प्रखंड जहां वाहन प्रदूषण जांच केंद्र स्थापित नहीं है, उन प्रखंडों हेतु वाहन प्रदूषण जांच केंद्र प्रोत्साहन योजना लागू की गई है। कौन सी योजना लागू की गई है? वाहन प्रदूषण जांच केंद्र प्रोत्साहन योजना।
इस योजना के अंतर्गत प्रदूषण जांच केंद्र के उपयोग में लाए जाने वाले उपकरण के क्रय मूल्य का 50% राशि अथवा अधिकतम 3 लाख रुपए प्रोत्साहन राशि अनुदान के रूप में आवेदक को दिए जाने का प्रावधान किया गया है। बजट 2022-23 के तहत राज्य में सड़क दुर्घटना में मृतकों के आश्रितों को 5 लाख रुपये एवं गंभीर रूप से घायलों को 50,000 रुपये तत्काल अंतरिम मुआवजा देने का प्रावधान किया गया है। मृतकों के आश्रितों को 5 लाख और गंभीर रूप से घायलों को 50,000 रुपये। बिहार स्वच्छ ईंधन योजना 2019 के अंतर्गत पटना नगर निगम क्षेत्र तथा दानापुर, खगौल एवं फुलवारी शरीफ नगर परिषद क्षेत्र की सीमा में डीजल चालित तिपहिया वाहनों के परिचालन को कब से प्रतिबंधित करने का निर्णय बजट 2022-23 के तहत लिया गया है? 31 मार्च 2022। बिहार बजट के अनुसार समग्र शिक्षा के अंतर्गत अब पूर्व बालपन शिक्षा यानी अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन से लेकर 12वीं कक्षा तक की शिक्षा को आच्छादित किया जाएगा। कोविड-19 के कारण विद्यालय बंद होने की स्थिति में 1 से 12 क्लास के विद्यार्थियों के लिए दूरदर्शन बिहार मेरा विद्यालय पर डिजिटल पढ़ाई की व्यवस्था की गई। उन्नयन बिहार कार्यक्रम, इसके माध्यम से राज्य के सभी सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में स्मार्ट क्लासरूम निर्माण कराया गया। उच्च स्तरीय शिक्षा के लिए नए बने आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना के परिसर में कुल कितने शैक्षणिक संस्थान अब होंगे? कुल 6 होंगे। पहले से स्थापित 3 शैक्षणिक संस्थान है कौन कौन? सेंटर फॉर जियोग्राफिकल स्टडीज, स्कूल ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, पाटलिपुत्रा स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। 3 संस्थान पहले से स्थापित हैं कौन कौन? सेंटर फॉर जियोग्राफिकल स्टडीज, स्कूल ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन एंड पाटलिपुत्रा स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। अब 3 और नए शैक्षणिक संस्थान वहां पे बनेंगे कौन कौन से? सेंटर फॉर स्टेम सेल टेक्नोलॉजी, सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड सेंटर ऑफ फिलोसॉफी। 3 कौन कौन से नए संस्थान बनने वाले हैं? सेंटर फॉर स्टेम सेल टेक्नोलॉजी, सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड सेंटर ऑफ फिलोसॉफी। बिहार सरकार द्वारा पूर्व में स्थापित 13 सरकारी विश्वविद्यालय के अलावा कितने सरकारी विश्वविद्यालय स्थापित हैं? 13 सरकारी विश्वविद्यालय स्थापित हैं। इसके अलावा 7 निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना करवा रही है बिहार सरकार। विद्यालयों में जल, स्वच्छता एवं साफ सफाई के वातावरण निर्माण हेतु बिहार सरकार ने कौन सा पुरस्कार प्रारंभ किया है? बिहार स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार प्रारंभ किया है। बिहार स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार। राज्य में द्वितीय एम्स की स्थापना दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल लहेरियासराय के परिसर में किया जा रहा है। द्वितीय एम्स की स्थापना कहाँ किया जा रहा है? डीएमसीएच के कैंपस में किया जा रहा है। दरभंगा के डीएमसीएच के कैंपस में सेकेंड एम्स की स्थापना की जा रही है। पटना चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल यानी पीएमसीएच में कुल 5,462 बेड के निर्माण के साथ ही विश्व का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल हो जाएगा पीएमसीएच। जब पीएमसीएच में 5,462 बेड बन करके तैयार हो जाएंगे, इसके साथ ही यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल हो जाएगा। 100 बेड का स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट की स्थापना कहाँ की गई? तो वो की गई आईजीआईएमएस में, इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान पटना यानी आईजीआईएमएस में की गई। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम यूआईपी के अंतर्गत कितने नए जानलेवा बीमारियों के टीके निःशुल्क सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं एवं सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में दिए जाते हैं? 12 बीमारियों के टीके दिए जाते हैं। बिहार बजट 2022-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में कितने किलोमीटर राष्ट्रीय उच्च पथों यानी एनएच का निर्माण किया गया? तो 191.65 किलोमीटर एनएच का निर्माण किया गया 2021-22 में। बिहार बजट के अनुसार पटना को जाम से मुक्त कराने के लिए कहां डबल डेकर फ्लाईओवर के निर्माण की स्वीकृति दी गई है? तो यह कारगिल चौक से पटना साइंस कॉलेज तक यानी गांधी मैदान के पास जो कारगिल चौक है वहां से लेकर के पटना के साइंस कॉलेज तक डबल डेकर फ्लाईओवर बनेगा। बजट 2022-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 1 के अंतर्गत 181.288 किलोमीटर एवं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 2 के अंतर्गत 740.018 किलोमीटर
अर्थात कुल 921.306 किलोमीटर पथ निर्माण कार्य पूरा कराया जा रहा है। ये जो डबल डेकर फ्लाईओवर बनने वाला है पटना के गांधी मैदान के कारगिल चौक से पटना के साइंस कॉलेज तक ये बनना शुरू भी हो गया है। ट्रैफिक को डाइवर्ट भी किया जा चुका है, घेर दिया है बनाने वालों ने और निर्माण कार्य शुरू है यहाँ पे। बिहार बजट 2022-23 के अनुसार 2030 तक सतत विकास लक्ष्य के निर्धारित 17 लक्ष्यों में कितने लक्ष्यों को बिहार 2020-21 में ही प्राप्त कर लिया है? तो 9 लक्ष्यों को। 8 लक्ष्य पूरा होना अभी भी बाकी है। बिहार बजट 2022-23 के अनुसार संकल्प योजना के अंतर्गत बिहार राज्य प्रवासी मजदूरों के लिए माइग्रेशन काउंसलिंग कम रजिस्ट्रेशन सेंटर स्थापित किया जा रहा है। बिहार के अंदर 10 और बिहार के बाहर 10 MCRC यानी माइग्रेशन काउंसलिंग कम रजिस्ट्रेशन सेंटर की स्थापना की जाएगी, जिससे प्रवासी मजदूरों को काफ़ी लाभ मिलेगा। वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य के सभी नियोजनालयों उत्प्रवासी संसाधन केंद्र माइग्रेंट रिसोर्स सेंटर के रूप में कार्य करेगी। वर्तमान में 4 जिला नियोजनालयों सिवान, गोपालगंज, मधुबनी एवं पश्चिम चंपारण में प्रस्थान पूर्व उन्मुखीकरण प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना की गई है। बक्सर के चौसा में 660 मेगावाट के 2 यूनिट ग्रीनफील्ड ताप विद्युत प्रतिष्ठान का निर्माण किसके सहयोग से किया जा रहा है? सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड के सहयोग से किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? 660 मेगावाट के 2 यूनिट कहाँ पे? बक्सर के चौसा में। सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड भारत सरकार एवं हिमाचल प्रदेश सरकार का संयुक्त उपक्रम है। इन दोनों इकाइयों से 660 मेगावाट इंटू 2 इन दोनों इकाइयों से वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने का लक्ष्य 2023-24 में रखा गया है। इस परियोजना से बिहार को 35% बिजली प्राप्त होगी। वर्तमान में राज्य में कार्यरत ग्रिड की कुल लंबाई 17,120 सर्किट किलोमीटर हो गई है, जिसकी कुल विद्युत निकासी क्षमता कितना मेगावाट है? 13,000 मेगावाट है। बिजली उपभोक्ताओं के लिए स्मार्ट मीटर को प्रीपेड मोड में लगाने वाला बिहार भारत का कौन सा राज्य बना? पहला राज्य बना। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बिजली उपभोक्ताओं के लिए स्मार्ट मीटर प्रीपेड मोड में लगाने वाला बिहार भारत का कौन सा राज्य बना? पहला राज्य बना। अब तक लगभग 4,33,000 से अधिक स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाकर देश में बिहार पहला स्थान प्राप्त कर चुका है। राज्य सरकार ने कजरा एवं पीरपैंती में सौर ऊर्जा परियोजना लगाने का निर्णय बजट 2022-23 में लिया है। कहाँ? कजरा एवं पीरपैंती में सौर ऊर्जा परियोजना, सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने का निर्णय लिया गया है बजट 2022-23 में। कजरा एवं पीरपैंती इन दोनों स्थानों पर 200 से 250 मेगावाट की परियोजना लगाई जाएगी। 200 एंड 250 मेगावाट के प्रत्येक की परियोजना लगाई जाएगी। बिहार के सरकारी भवनों पर किस मॉडल के तहत रूफटॉप सोलर पावर प्लांट लगाया जा रहा है? कैपेक्स मॉडल के तहत। नीचे मछली ऊपर बिजली योजना, इसके तहत दरभंगा जिले में 1.6 मेगावाट क्षमता का फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगाया जा रहा है। कहाँ पे लगाया जा रहा है फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट? दरभंगा जिले में लगाया जा रहा है। सुपौल जिले में 525 किलोवाट क्षमता का फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगाया जा रहा है। बिहार बजट 2022-23 के अनुसार बिहार में कुल कितना जल विद्युत परियोजनाएं उत्पादनरत हैं? 13। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। कहाँ पे फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगाया जा रहा है? तो एक तो दरभंगा में और दूसरा सुपौल में लगाया जा रहा है। सुपौल वाले की क्षमता कितनी है? 525 किलोवाट और जो दरभंगा में लगाया जा रहा है उसकी क्षमता है 1.6 मेगावाट। किस योजना मिशन के तहत बिहार के सभी जिलों में एक अभियंता महाविद्यालय एवं एक पॉलिटेक्निक संस्थान स्थापित किया गया है? तो वो है अवसर बढ़े आगे पढ़े योजना के तहत। अवसर बढ़े आगे पढ़े योजना के तहत बिहार के सभी जिलों में एक अभियंता महाविद्यालय यानी एक इंजीनियरिंग कॉलेज और एक पॉलिटेक्निक कॉलेज स्थापित किया गया है। राज्य में तकनीकी शिक्षा के उन्नयन एवं विकास हेतु किस अधिनियम के तहत बिहार अभियंत्रण महाविद्यालय यानी बिहार का इंजीनियरिंग
यूनिवर्सिटी का गठन किया गया है बिहार अभियंता विश्वविद्यालय अधिनियम 2021 के तहत। राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 से मृत व्यक्तियों के आश्रितों को कितनी अनुग्रह राशि प्रदान करने का निर्णय लिया था? तो 4 लाख रुपये प्रति मृतक। अब इसे बढ़ाकर 4.5 लाख रुपये प्रति मृतक कर दिया गया है। बजट 2022-23 के अनुसार बाढ़ 2021 से निपटने हेतु बाढ़ प्रभावित परिवारों को कितने राशि सीधे उनके खाता में PFMS के माध्यम से भेजी गई? तो 6,000 रुपये प्रति परिवार भेजी गई। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत बिहार के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में कितनी जनसंख्या को आच्छादित करने का निर्णय निर्धारित है? तो ग्रामीण क्षेत्र के लिए 85.12% एवं शहरी के लिए 74.53%। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 को लागू करने वाला बिहार देश का प्रथम राज्य है। इसे बिहार में 1 फरवरी 2014 को लागू किया गया था। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 को लागू करने वाला बिहार देश का पहला राज्य है। बिहार में अंत्योदय परिवारों को कितना किलोग्राम खाद्यान्न दिया जाता है? 35 किलोग्राम प्रति परिवार दिया जाता है। इस 35 किलोग्राम में से 14 किलोग्राम गेहूं एवं 21 किलोग्राम चावल। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत जुलाई 2021 से प्रत्येक लाभुकों के राशन कार्डधारी परिवार के प्रत्येक सदस्य को प्रति माह कितना खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है? 5 किलोग्राम, जिसमें से 2 किलो गेहूं और 3 किलो चावल। वित्तीय वर्ष 2021-22 में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा मंदार रोपवे का लोकार्पण कहाँ किया गया? बांका जिले में किया गया। बिहार बजट 2022-23 में 6 अन्य रोपवे परियोजना की स्वीकृति दी गई है। कहाँ कहाँ? प्रेतशिला पर्वत गया, डुंगेश्वरी पर्वत गया, ब्रह्मयोगी पर्वत गया, बढ़ावर पर्वत जहानाबाद, मुंडेश्वरी पर्वत कैमूर, रोहतासगढ़ पर्वत रोहतास। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, 6 जगहों पे और रोपवे बनाए जाएंगे। प्रेतशिला पर्वत गया, डुंगेश्वरी पर्वत गया, ब्रह्मयोगी पर्वत गया, बढ़ावर पर्वत जहानाबाद, मुंडेश्वरी पर्वत कैमूर, रोहतासगढ़ पर्वत रोहतास। ये 6 जगहों पे रोपवे बनाया जाएगा। बिहार बजट 2022-23 के अनुसार गया जिले के डुंगेश्वरी पर्वत पर भगवान बुद्ध एवं फल्गु नदी में भगवान विष्णु की विशालकाय मूर्ति का अधिष्ठापन कराया जाएगा। क्या कराया जाएगा? गया जिले के डुंगेश्वरी पर्वत पर भगवान बुद्ध एवं फल्गु नदी में भगवान विष्णु की विशालकाय मूर्ति का अधिष्ठापन कराया जाएगा। बिहार के किस जिले में 72 एकड़ भूमि पर लैंड बैंक निर्मित किया जाएगा? तो गया में किया जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है? बोध गया के समृद्ध विकास कराने हेतु। जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम का आयोजन पटना में कब किया जाता है? प्रत्येक माह के प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय सोमवार को। बिहार बजट 2022-23 में वर्णित समेकित वित्तीय प्रबंधन प्रणाली CFMS को कब से लागू किया गया था? 1 अप्रैल 2019 से लागू किया गया था। क्या लागू किया गया था? समेकित वित्तीय प्रबंधन प्रणाली। CFMS वित्तीय प्रबंधन हेतु राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना है। इस परियोजना के माध्यम से राज्य का संपूर्ण वित्तीय कार्य ऑनलाइन एवं पेपरलेस हो गया है। CFMS 2.0 को वित्तीय वर्ष 2022-23 में चरणबद्ध तरीके से लागू करने की योजना है। बिहार बजट 2022-23 के तहत महत्वपूर्ण घोषणाएं। IT रोड मैप के तहत बिहार में बनेंगे, क्या बनेंगे? पटना के बंदर बगीचा और डाक बंगला चौराहा पर IT टावर बनेगा। बिहटा में IT पार्क बनेगा। राजगीर में IT सिटी बनेगी। बिहार के सभी जिले में मेगा स्किन सेंटर, वृद्धाश्रम जिला मुख्यालयों में, सौदागरी जिला मुख्यालयों में, मॉडल +2 हाई स्कूल, महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान जिला मुख्यालयों में बनेंगे। बिहार के सभी जिले में। सभी नगर निकाय में क्या बनेंगे? जलापूर्ति पार्क योजना, सम्राट अशोक भवन सभी नगर निकाय में बनेंगे। अब हम देखते हैं कि देश में कृषि उत्पाद में बिहार का कौन से कृषि उत्पाद में कितना स्थान है। राष्ट्रीय स्तर पर कृषिगत उत्पादन में बिहार का स्थान, इसका सोर्स क्या है? बिहार बजट और बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अकॉर्डिंग मक्का के उत्पादन में तीसरा स्थान है बिहार का। सब्जी उत्पादन में तीसरा स्थान है बिहार का।
फल उत्पादन में छठा स्थान है बिहार का, गेहूं उत्पादन में बिहार का छठा स्थान, धान उत्पादन में छठा स्थान, लीची उत्पादन में प्रथम स्थान, मखाना के उत्पादन में प्रथम स्थान, जूट एवं मेस्ता के उत्पादन में दूसरा स्थान, सूरजमुखी के उत्पादन में तीसरा स्थान। तो दोस्तों इस तरीक़ा से हमने बिहार बजट को लाइन बाय लाइन पढ़ा और याद करने की कोशिश की। आप इस वीडियो को बार बार देखिए, देख करके याद करने की कोशिश कीजिए, या फिर आपके पास जो भी मैगजीन है, जो भी बुक है जिसमें बिहार बजट के बारे में दिया गया है, उसको बार बार आप पढ़िए और उसमें दिए गए डाटा और उसमें दिए गए फैक्ट्स को मेमोराइज करने की कोशिश कीजिए। क्योंकि बिहार के बजट से बीपीएससी हो या बिहार एसएससी हो, इन दोनों ही परीक्षाओं में निश्चित रूप से क्वेश्चंस आएंगे। और याद कीजिए, स्टूडेंट्स की इतनी ज़्यादा भीड़ है, इतने ज़्यादा लोग इस एग्ज़ाम्स में शामिल होने वाले हैं कि एक एक प्रश्न रिजल्ट को डिसाइड करेगा। तो चलिए फिर दूसरे वीडियो में मिलते हैं किसी अदर इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।